गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द जेंडर्ड ब्रेन, द न्यू न्यूरोसाइंस दैट शैटर्स द मिथ ऑफ द फीमेल ब्रेन, जिसे लिखा है प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट जीना रिपन ने। ये किताब बताती है कि मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन का जो पारंपरिक विचार है वह ज्यादातर मिथक है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार दिमाग पर समाज, अनुभव और परवरिश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें हमारे अपने दिमाग की गहराइयों में ले जाएगी, लेकिन एक बिल्कुल नए नज़रिए से। यह यात्रा हमें बताएगी कि कैसे सदियों से एक खास तरह का मिथक हमारी सोच पर हावी रहा है। ये मिथक के दिमाग भी दो तरह के होते हैं, एक पुरुष दिमाग और एक महिला दिमाग। और ये कि ये दिमाग न सिर्फ अलग होते हैं बल्कि इनकी क्षमताएं, हमारी खूबियां, हमारी कमजोरियां, यहाँ तक कि हमारे सपने और हमारी नियति भी हमारे इसी जैविक लिंग से तय होती है। ये कहानी है जीना रिपन की किताब द जेंडर्ड ब्रेन की। रिपन एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं जो दिमाग की पेचीदगियों को समझने के लिए तरह तरह के प्रयोग करती हैं। उनकी यह किताब एक तरह से उन सभी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती है जो हमें बताती हैं कि लड़के और लड़कियां, पुरुष और महिलाएं इसलिए अलग हैं क्योंकि उनके दिमाग अलग अलग बने हैं। ये कहानी एक ऐसे खेल की तरह है जिसे वे वैक ए मोल कहती हैं। ये एक ऐसा आर्केड गेम है जिसमें आपको जमीन से उभरते हुए छछूंदरों के सिर पर हथौड़े से वार करना होता है। जैसे ही आप एक को मारते हैं, दूसरा कहीं और से उभर आता है। रिपन कहती हैं कि दिमाग में लिंग भेद के बारे में मिथक भी ऐसे ही हैं। 19वीं सदी में कहा गया कि महिलाओं का दिमाग 5 औंस हल्का होता है, इसलिए वे पुरुषों से कम बुद्धिमान हैं। जब ये गलत साबित हुआ तो 20वीं सदी में कहा गया कि महिलाएं नक्शा नहीं पढ़ सकती क्योंकि उनके दिमाग के तार अलग तरह से जुड़े हैं। और अब 21वीं सदी में भी ये मिथक किसी न किसी रूप में उभर ही आते हैं। रिपन की किताब इसी भटकाव भरी खोज की कहानी है। ये उन वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने सदियों से महिलाओं के दिमाग को छोटा, कम विकसित और भावनात्मक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश की। 17वीं सदी में ही फ्रांसवा पुलैन डे ला बारे नाम के एक दार्शनिक ने यह सवाल उठाया था कि आखिर ये साबित कहाँ है कि महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं। उन्होंने कहा था, दिमाग का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने खोपड़ियों को नापना शुरू कर दिया। क्रेनियोलॉजी के नाम पर यह साबित करने की कोशिश हुई कि महिलाओं की खोपड़ी का आकार उन्हें पुरुषों से कम बुद्धिमान साबित करता है। जब ये तरीका ध्वस्त हो गया तो फ्रेनोलॉजी आई, यानी सिर पर उभरे टीलों से व्यक्तित्व जानने की कला। इसमें भी वही कहानी थी, पुरुषों के टीले बड़े होते हैं इसलिए वे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जब ये भी फेल हो गया तो दिमाग के अलग अलग हिस्सों के आकार को नापा जाने लगा। 20वीं सदी में एक नई क्रांति आई, एफएमआरआई जैसी ब्रेन इमेजिंग तकनीक। अब वैज्ञानिक जीवित दिमाग के अंदर देख सकते थे कि कौन सा हिस्सा कब सक्रिय हो रहा है। ये एक बड़ा अवसर था, एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद अब सच सामने आएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इन खूबसूरत रंगीन तस्वीरों ने पुराने मिथकों को और मजबूती दे दी। अब लोग कहने लगे कि देखो, महिलाओं का दिमाग भावनाओं को ज्यादा प्रोसेस करता है या पुरुषों का दिमाग तर्क में ज्यादा सक्रिय होता है। रिपन इस घटना को न्यूरोट्रैश कहती हैं। विज्ञान के नाम पर बाजारू किताबों और लेखों में ब्रेन इमेजिंग की इन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल। मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस जैसी किताबों ने इस भ्रम को और पुख्ता किया कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रहों के वासी हैं और उनके दिमाग भी अलग अलग तरह से हार्डवायर्ड हैं। रिपन इस विचार को न्यूरोसेक्सिज्म का नाम देती हैं, यानी न्यूरोसाइंस के नाम पर लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देना। वह बताती हैं कि कैसे शुरुआती दौर के कई अध्ययनों में यह मान लिया गया कि पुरुष और महिलाएं अलग हैं और फिर दिमाग में उस अंतर को खोजा गया। अगर अंतर मिल जाता तो उसे प्रकाशित कर दिया जाता और अगर नहीं मिलता तो उसे दराज में बंद कर दिया जाता। इस तरह एक पक्षपातपूर्ण तस्वीर बनती गई जिसमें अंतर तो नजर आए लेकिन समानताएं गायब रहीं। इस खोज में हार्मोन भी एक बड़ा हथियार बनकर आए। टेस्टोस्टेरॉन को पुरुष हार्मोन और एस्ट्रोजन को महिला हार्मोन का ठप्पा लगा दिया गया। कहा जाने लगा कि पुरुषों का आक्रामक और प्रतिस्पर्धी होना टेस्टोस्टेरॉन के कारण है और महिलाओं का देखभाल करने वाला स्वभाव एस्ट्रोजन के कारण। रिपन बताती हैं कि यह विभाजन इतना सरल नहीं है। ये हार्मोन सभी में होते हैं, सिर्फ मात्रा अलग अलग होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हार्मोन का स्तर हमारे व्यवहार से भी प्रभावित होता है। ये सिर्फ कारण नहीं, परिणाम भी है। इसी कहानी में एक और नाम आता है, साइमन बैरन कोहेन और उनका एम्पैथाइजिंग सिस्टमाइजिंग सिद्धांत। उन्होंने कहा कि महिलाओं का दिमाग सहानुभूति एम्पैथी के लिए हार्डवायर्ड है और पुरुषों का दिमाग सिस्टम बनाने सिस्टमाइजिंग के लिए। रिपन बताती हैं कि यह सिद्धांत भी बहुत प्रभावशाली रहा, लेकिन इसमें भी कई खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी यह है कि ये भाषा ही भ्रामक है। महिला दिमाग और पुरुष दिमाग कहकर हम ये संदेश देते हैं कि ये दो अलग अलग तरह के दिमाग हैं, जबकि बैरन कोहेन खुद ये मानते हैं कि एक पुरुष में महिला दिमाग हो सकता है और इसके उलट। लेकिन जनता के मन में ये बारीकी नहीं जाती। उनके लिए महिला दिमाग का मतलब हुआ महिलाओं वाला दिमाग, और फिर इस दिमाग की खूबियां तय हो गईं, सहानुभूत, देखभाल, भावुकता। और पुरुष दिमाग की खूबियां तय हो गईं, तर्क, प्रणाली, निर्माण।
लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या दिमाग के अंदर कोई गुलाबी और नीला कोड होता है? क्या लड़के और लड़कियां इसलिए अलग हैं क्योंकि उनके दिमाग अलग बने हैं? या फिर जैसा कि रिपन तर्क देती हैं, क्या हमारा दिमाग इसलिए अलग दिखता है क्योंकि हम उसे एक अलग दुनिया में ढालते हैं? ये सवाल हमें ले जाता है दिमाग की उस अद्भुत क्षमता की ओर जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी ढलने की क्षमता। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों की कहानी याद कीजिए। शहर के हर रास्ते को याद करने की प्रक्रिया ने उनके दिमाग के उस हिस्से को शारीरिक रूप से बड़ा कर दिया जो नेविगेशन के लिए जिम्मेदार है। यानी हम जो करते हैं, जो सीखते हैं, वह हमारे दिमाग की संरचना को बदल देता है। तो अगर एक लड़का लेगो से खेलकर बड़ा होता है तो उसके स्थानिक कौशल स्पेशल स्किल विकसित होंगे, और अगर एक लड़की गुड़ियों से खेलकर बड़ी होती है तो उसके सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित होंगे। ये कोई जैविक नियति नहीं है, ये एक सामाजिक प्रशिक्षण है। हमारा दिमाग उस दुनिया का आईना है जिसमें वह रहता है, और ये दुनिया बच्चे के जन्म से पहले ही, यहाँ तक कि गर्भ में ही, उसे लिंग के आधार पर बांटना शुरू कर देती है। जेंडर रिवील पार्टी के नाम पर गुलाबी और नीले केक काटे जाते हैं, बच्चे के कमरे की दीवारों का रंग तय हो जाता है, खिलौने तय हो जाते हैं। और ये सिर्फ रंग और खिलौने नहीं हैं, ये संदेश हैं, ये रास्ते हैं जो बच्चे के दिमाग को बताते हैं कि उसे किस दिशा में जाना है। रिपन की किताब का सबसे रोमांचक हिस्सा शायद वह है जहां वह बच्चों के दिमाग की इस सीखने की क्षमता के बारे में बताती हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्हें हम बेबस और अनजान समझते हैं, वास्तव में बेहद कुशल सामाजिक प्राणी होते हैं। वे चेहरों को पढ़ सकते हैं, आवाज़ों में अंतर कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे यह समझ सकते हैं कि कौन उनके जैसा है और कौन नहीं। 3 महीने के बच्चे भी अपनी जाति के लोगों के चेहरों को दूसरी जाति के लोगों के चेहरों से अलग पहचान सकते हैं। ये कोई जन्मजात पूर्वाग्रह नहीं है, ये उस दुनिया का प्रतिबिंब है जिसमें वे रह रहे हैं। और फिर आता है पिंकिफिकेशन का दौर। 3 साल की उम्र तक लड़कियां गुलाबी रंग की दीवानी हो जाती हैं। अध्ययन बताते हैं कि 2 साल तक के बच्चों में गुलाबी रंग के लिए कोई खास लगाव नहीं होता, लेकिन 3 साल के बाद यह लगाव अचानक उभर कर आता है। क्यों? क्योंकि तब तक उन्होंने ये सीख लिया होता है कि गुलाबी रंग उनके लिए है। ये कोई जैविक आकर्षण नहीं, एक सांस्कृतिक संकेत है। और यह संकेत बताता है कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, और किन खिलौनों से खेलना चाहिए। राजकुमारी की पोशाक, रसोई का सामान, गुड़िया, ये सब उसकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और लड़के, उनके लिए नीला रंग है, और उनके लिए है कारें, हथियार और निर्माण के सामान। रिपन सवाल उठाती हैं, क्या यह खिलौनों का बंटवारा सिर्फ इसलिए है क्योंकि लड़के और लड़कियों के दिमाग अलग अलग हैं, या फिर इसलिए कि समाज उनसे अलग अलग उम्मीदें रखता है? और अगर लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं तो उनके दिमाग भी अलग अलग तरह से विकसित होंगे। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को मजबूत करता है। समाज की उम्मीदें दिमाग को आकार देती हैं, और वह आकार फिर समाज की उन्हीं उम्मीदों को सही ठहराता है। ये कहानी सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन में चलती है। स्कूल में टीचर लड़कों को गणित में ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से गणित में अच्छे होते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जब टीचरों ने लड़कों की क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंका और लड़कियों की क्षमता को कम आंका, तो आगे चलकर लड़कों ने विज्ञान और गणित के उच्च स्तर के कोर्स चुने, जबकि लड़कियां पीछे रह गईं। यहाँ तक कि जब लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर था, तब भी यह पूर्वाग्रह कायम रहा। यही कहानी दोहराई जाती है जब हम प्रतिभा की बात करते हैं। सारा जेन लेस्ली और उनके साथियों ने पाया कि जिन विषयों में सफलता के लिए जन्मजात प्रतिभा या दैवीय चिंगारी को जरूरी माना जाता है, वहां महिलाओं की संख्या सबसे कम होती है। भौतिकी, गणित, दर्शनशास्त्र, ये वे क्षेत्र हैं जहां प्रतिभाशाली होने का ठप्पा चिपका दिया जाता है, और हमारे समाज की मानसिकता में ये प्रतिभा पुरुषों के साथ जुड़ी हुई है। एक प्रयोग में जब लोगों को एक ही वैज्ञानिक खोज की कहानी 2 अलग-अलग तरीकों से सुनाई गई, एक में उसे दिमाग में आई चिंगारी बताया गया, दूसरे में मेहनत और लगन का फल, तो लोगों ने पहले वाले वैज्ञानिक को ज्यादा प्रतिभाशाली माना, लेकिन केवल तब जब वह वैज्ञानिक पुरुष था। महिला वैज्ञानिक के मामले में उसे मेहनती बताना ज्यादा प्रभावशाली रहा। यानी हम पुरुषों की सफलता को प्रतिभा से जोड़ते हैं और महिलाओं की सफलता को मेहनत से। ये एक ऐसा पूर्वाग्रह है जो विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर कॉरपोरेट ऑफिस तक हर जगह महिलाओं के आगे बढ़ने में रोड़ा बनता है। रिपन की किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद वह है जहां वह हमारे सामाजिक दिमाग और हमारी आत्म छवि के बारे में बताती हैं। हमारे दिमाग में एक ऐसा अलार्म सिस्टम होता है जिसे वह सोशियोमीटर कहती हैं। ये हमारे आत्मसम्मान को मापता रहता है। जब हमें लगता है कि हम किसी समूह से बाहर हो रहे हैं या हमें अस्वीकार किया जा रहा है, तो यह अलार्म बजता है और हमें दर्द होता है। ये दर्द शारीरिक दर्द की तरह ही होता है। यही वजह है कि सामाजिक अस्वीकृति इतनी चोट पहुंचाती है। लेकिन ये सिस्टम कभी कभी बहुत संवेदनशील हो सकता है। ये एक ऐसा इनर लिमिटर बन सकता है जो हमें हर उस कदम से रोकता है जहां असफलता या अस्वीकृति का जरा भी खतरा हो। रिपन का तर्क है कि समाज लड़कियों और महिलाओं में इस इनर लिमिटर को बहुत पहले से ही सक्रिय करना शुरू कर देता है। लड़कियों को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रशंसा मिलती है, जबकि लड़कों को सही जवाब देने के लिए।
लड़कियों को गलतियों के लिए डांटा जाता है, लड़कों को उनके व्यवहार के लिए। इस तरह लड़कियां सीख जाती हैं कि गलती करना बुरा है और असफलता उनकी पहचान पर सवाल उठाती है। लड़के सीखते हैं कि कोशिश करना और असफल होना भी सीखने का हिस्सा है। यही वजह है कि जब लड़कियां किसी कठिन कार्य का सामना करती हैं तो वे जल्दी ही हार मान लेती हैं या उस कार्य से ही दूर रहना पसंद करती हैं। वे सेल्फ साइलेंसिंग करती हैं, यानी अपनी आवाज़ दबा देती हैं, अपनी राय नहीं रखती ताकि किसी से टकराव ना हो। यही वह मानसिकता है जो बड़े होकर महिलाओं को पदोन्नति के लिए आवेदन करने से रोकती है या किसी बहस में अपनी बात रखने से झिझकती है। रिपन का निष्कर्ष स्पष्ट है, एक लिंग आधारित दुनिया एक लिंग आधारित दिमाग का निर्माण करती है। हमारे दिमाग में जो अंतर दिखते हैं वे जैविक नियति नहीं बल्कि सामाजिक निर्माण है। ये कोई सरल प्रकृति बनाम पोषण की बहस नहीं है, ये एक जटिल उलझन है जहाँ प्रकृति और पोषण दोनों मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारे जीन हमें संभावनाएं देते हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे अनुभव तय करते हैं कि उनमें से कौन सी संभावनाएं विकसित होंगी। सबसे क्रांतिकारी बात जो रिपन कहती है वह यह है कि शायद हम ये सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। शायद हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि पुरुष और महिलाओं के दिमाग में क्या अंतर है, बल्कि हमें यह पूछना चाहिए कि क्या सच में कोई पुरुष दिमाग और महिला दिमाग होता है। डैफ्ना जोएल के नेतृत्व में हुए एक अध्ययन में 1400 से ज्यादा दिमागों को स्कैन किया गया। उन्होंने पाया कि बहुत कम दिमाग ऐसे थे जिनमें सभी विशेषताएं या तो पूरी तरह पुरुष थीं या पूरी तरह महिला। अधिकांश दिमागों में दोनों तरह की विशेषताओं का मिश्रण था, जैसे एक मोज़ेक जिसमें तरह तरह के रंगीन टुकड़े लगे हों। हर दिमाग अनूठा है और उस अनूठेपन को सिर्फ पुरुष या महिला के लेबल में बांटना उसकी जटिलता को समझने में सबसे बड़ी बाधा है। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि हम अपनी सीमाएं खुद बनाते हैं। हम अपने बच्चों को गुलाबी और नीले रंग की दुनिया में ढालकर उनकी संभावनाओं को सीमित करते हैं। हम लड़कियों को सिखाते हैं कि वे सहानुभूतिशील हों और लड़कों को सिखाते हैं कि वे मजबूत हों। हम लड़कियों की सफलता को मेहनत से जोड़ते हैं और लड़कों की सफलता को प्रतिभा से। और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि आखिर क्यों विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या कम है। रिपन का जवाब है क्योंकि हमारे समाज ने उन्हें वहां जाने से रोका है। उनके दिमाग को उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं किया गया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये एक आशा की कहानी भी है, क्योंकि अगर दिमाग प्लास्टिक है, ढल सकता है, तो इसे बदला भी जा सकता है। अगर समाज ने इसे ढाला है तो समाज ही इसे दोबारा ढाल सकता है। हम अपने बच्चों को खिलौनों की दुकान के गुलाबी और नीले गलियारों तक सीमित न रखकर उन्हें हर तरह के खेल का मौका दे सकते हैं। हम लड़कियों को गणित में प्रोत्साहित कर सकते हैं, भले ही वे गलतियां करें। हम लड़कों को भावनाएं व्यक्त करने की इजाजत दे सकते हैं। हम अपने अंदर बैठे इनर लिमिटर को पहचान सकते हैं और उसकी आवाज को चुनौती दे सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हमारी क्षमताएं हमारे लिंग से तय नहीं होती, बल्कि हमारी रुचियों, हमारी मेहनत और हमारे साहस से तय होती हैं। रिपन की ये किताब एक आह्वान है, एक ऐसी दुनिया बनाने का आह्वान जहां हर बच्चा, हर इंसान बिना किसी पूर्वधारणा के अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके, क्योंकि आखिरकार दिमाग का कोई लिंग नहीं होता। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।